तरह से जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो एक बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो पॉजिटिव रोल्स हैं वो फंक्शनलिज्म वाले इसको डिस्कस करते हैं। देखें कि किस तरह से ये बात करें कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी बाय सोशलाइजिंग द इंडिविजुअल्स इनटू शेयर्ड वैल्यूज नॉर्म्स एंड बिलीफ। कि लोगों के अंदर एक सोशल स्टेबिलिटी और सोशल कोहेजन का फैक्टर आता है ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो हमेशा रहे। इट आल्सो प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल्स फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द वर्क प्लेस। वो इस तरह से उन स्टूडेंट्स की सोशलाइजेशन करता है कि आपने वर्क प्लेस में जो फ्यूचर की डिमांड है उसके मुताबिक उनके रोल को फिट इन करता है। उसके बाद एक सोसाइटी के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग आ जाती है। Functionalist theories emphasize the role of education in promoting the meritocracy, where individuals are rewarded based on their abilities and qualification। एक मेरिट का फैक्टर आ जाता है। एक इंडिविजुअल जिसकी जो एबिलिटी है, जो उस मेरिट के अंदर अपने आप को फिट करता है, उसको वो रोल एलोकेट किया जाता है। एक स्टूडेंट से उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके, वो इंजीनियर बन सके, या वो ब्यूरोक्रेट या वो पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम्स में अपने आप को फिट इन कर सके। जो लोग फिट इन कर लेते हैं वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं। इस तरह से सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कोई बंदा किसी को कोई ब्लेम नहीं करता कि तुम्हारी वजह से मुझे ये वाली जो जॉब थी नहीं मिली। अगर आप मेरिट पे आते हैं तो आपको वो जॉब मिल जाती है, मेरिट पे नहीं आते तो वो आपको जॉब नहीं मिलती। उसके अलावा हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमेशा उस इंस्टीट्यूशन के, जिस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को सामने लेके आता है, क्रिटिकली उसको एनालाइज करता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले ये करते हैं कि एजुकेशन एज अ साइट ऑफ स्ट्रगल एंड सोशल इनइक्वालिटी। इट फोकस ऑन हाउ एजुकेशन परपेचुएट्स एंड रिप्रोड्यूस द एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड पावर स्ट्रक्चर। कि किस तरह से जो एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज हैं और सोसाइटी के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है, बेसिकली एजुकेशन उसको प्रमोट कर रहा है। According to conflict theories, education reflects and reinforces the unequal distribution of resources and opportunities in the society। कि सोसाइटी के अंदर जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हैं, ये उसको बेसिकली प्रमोट करता है। जिस तरह से अगर हम मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि मेरिट क्या होता है। एक हर इंडिविजुअल का अपना एक आईक्यू लेवल है, उस आईक्यू लेवल के मुताबिक उस इंडिविजुअल ने परफॉर्म करना है। तो आप क्यों इस तरह से एक एग्जाम सिस्टम को लेके आते हैं, एक नंबर्स गेम की तरफ आप लोग चले जाते हैं। हो सकता है कि वो इंडिविजुअल उस तरह से इंटेलेक्चुअल ना हो, लेकिन उसका चीज़ों को मेमोराइज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो, तो वो उस तरह से वो जॉब को अवेल कर लेता है। इस तरह से ये देखें कि किस तरह से सोशल क्लास, रेस, जेंडर शेप द एजुकेशनल एक्सेस, अटेनमेंट एंड आउटकम्स। कि किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी को एजुकेशनल सिस्टम प्रमोट करता है। कि जिस तरह से हम देखते हैं जेंडर में कि जो गर्ल्स हैं स्पेशली, उनकी उस तरह से एजुकेशन के अंदर इनरोलमेंट या स्कूल्स के अंदर इनरोलमेंट बहुत कम है, लेकिन बॉयज़ की हमें ज़्यादा नज़र आती है। conflict theorists also emphasize the role of education in legitimizing and maintaining the dominant ideologies of ruling class। कि रूलिंग क्लास की जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं, कि देखें ना, रूलिंग क्लास के पास हमेशा से रिसोर्सेज रहे हैं, तो वो उन रिसोर्सेज की बेस पे अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट, एक अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, और वही उनके बच्चे आगे उनके बिजनेस को प्रमोट करते हैं। उसके मुकाबले में जो मिडिल या लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, उनके पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए वो अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे मेरिट को नेगेटिव एस्पेक्ट में आपने चीज़ों को देखना है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की जब हम बात करते हैं, symbolic interactionism emphasize the role of interaction and symbols in the educational process। This perspective examines how individual constructs the meaning through their interactions within educational setting। Symbolic interactionists study the dynamics of teacher-student relationships, peer interactions, and the impact of labeling and self-fulfilling prophecies। अब देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली आप एक स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, या जो स्टूडेंट का आपस में आप एक रिलेशनशिप होता है आप उसको डिस्कशन की जाती है, या किस तरह से टीचर लेबल कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें भी ये चीज़ें इसी के अंदर फॉल करती हैं। जिस तरह से कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का, तो ये कॉन्सेप्ट ही मैंने एक अलहदा से स्लाइड में दिया हुआ है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बेसिकली ये है कि यहाँ पे बेसिकली बायसनेस या
डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि एक टीचर है उसका एक माइंडसेट बन गया कि ये जो स्टूडेंट है ये बिल्कुल ही डल स्टूडेंट है, इसका आईक्यू लेवल बहुत लो है। तो जब स्टूडेंट को इस तरह का आइडिया हो जाता है कि ये जो टीचर है इसकी परसेप्शन मेरे बारे में ये है कि मैं बिल्कुल एक नालायक स्टूडेंट हूँ, तो वो स्टूडेंट भी उस तरह से परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर एक टीचर कहते हैं अपने स्टूडेंट को कि तुम एक नालायक स्टूडेंट नहीं हो, बल्कि तुम्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तो उस तरह से उसका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो ये एक टू वे प्रोसेस है। जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे एक टीचर की एक्सपेक्टेशंस अपने स्टूडेंट से होती हैं, वैसे ही उस स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अपने टीचर के साथ होती हैं। तो वो मतलब यहाँ पे ये देखा गया है कि अगर बायसनेस आ जाए या डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, तो वो स्टूडेंट के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर। अगर आगे हम देखते हैं कि कल्चरल कैपिटल थ्योरी। कल्चरल कैपिटल थ्योरी ये है कि एक बंदा या एक स्टूडेंट जिसका अपना मतलब ये देखें कि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं या वो एक हाई क्लास से है, तो उससे क्या होता है कि उसके पास क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उसका कल्चरल कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो उस कल्चरल कैपिटल की बेस पे वो एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चला जाता है। उसका लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, वो अच्छी एजुकेशन को अचीव करता है, डेफिनेटली फिर उसके पास एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। तो ये तो हमारे पास हो गया जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, कल्चरल कैपिटल थ्योरी को। आगे हमारे पास फेमिनिस्ट थ्योरी आ जाती है। फेमिनिस्ट थ्योरी में देखें कि हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारे पास जितना भी मटेरियल आ जाता है कि किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली प्रमोट किया जाता है। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है, हमारा जो मटेरियल है, देखिए कि एक फ़ीमेल को किस तरह से सिर्फ नाजुक के तौर पे लिया जाता है, लेकिन एक मेल मेंबर को एज अ ब्रेव मैन के तौर पे लिया जाता है। और देखेंगे किस तरह से हमारी फैमिलीज़ भी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन के इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती चली जाती हैं। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक गर्ल ने मतलब मैट्रिकुलेशन कर ली है, तो उसके बाद उसको एजुकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने शादी करनी है, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन एक मेल मेंबर को देखा जाता है कि नहीं, इसको हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसने आगे शादी करनी है, इसने आगे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनना है। तो ये फेमिनिस्ट थ्योरी है। तो इस तरह से देखें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एक हमने उसके कुछ एस्पेक्ट को डिस्कस किया और कुछ थीरीज को डिस्कस किया। होप सो के एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन का जो टॉपिक था आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें।